आज का चैप्टर पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे पोषण, जो कि रिवीजन की दृष्टि से पढ़ा जाएगा। सिर्फ रिवीजन करना है, आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। तो पोषण पढ़ना है। क्या है पोषण? अब ये पहले जानो कि पोषण होता क्या है, ठीक है। पोषण होता क्या है? देखो, पोषण एक प्रकार का कहो कि भोजन है। क्या है? भोजन। यानी मनुष्य जो अपने जीवित रहने के लिए जो भोजन ग्रहण करता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण, जिसको इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। यानी मनुष्य जो भोजन करते समय जो प्रक्रिया करता है, वो क्या करता है? वही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। मनुष्य की भोजन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोषण। मानव या जंतुओं के भोजन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं, ठीक है। तो पोषण में आप पढ़ेंगे जैव प्रकरण। क्या पढ़ेंगे? जैव प्रकरण। हमारा चैप्टर है पोषण में जैव प्रकरण। अब ये जैव प्रकरण होता क्या है, ठीक है। ये जैव प्रकरण होता क्या है? किधर गया? इधर है ना। जैव प्रक्रम होता क्या? अब जैव मतलब होता है कोई जीवित वस्तु। प्रक्रम मतलब होता है प्रक्रिया। प्रक्रम मतलब क्या होता है? प्रक्रिया। जैव मतलब कोई जीवित वस्तु, प्रक्रम मतलब प्रक्रिया। अब कोई बात नहीं, अब इसी में समझ जाओ, वे सारी क्रियाएं, वे सभी काम जिनके द्वारा कोई भी जीव है ना अपना अनुरक्षण करता, उसे उस प्रक्रिया को जैव प्रकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव प्रकरण। यानी वे सभी काम जिसके द्वारा मनुष्य को पोषण तत्व ग्रहण करके अपने शरीर को अनुरक्षण यानी मेंटेन करके रखता है, इसी प्रक्रिया को जैव प्रकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव प्रकरण। जैसे हम लोग क्या करते हैं? पोषण भी क्या है? जैव प्रकरण है। पोषण किसे कहते हैं, है ना। आप मनुष्य को देखो, अपनी भाषा में अगर बोला जाए कि मनुष्य को जो है ताकत लेने, मतलब शरीर में ताकत लाने के लिए कुछ पोषक तत्वों को ज़रूरत होती है। मनुष्य को शरीर में ऊर्जा लाने के लिए, ताकत लाने के लिए कुछ पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। जो पोषक तत्व मनुष्य ग्रहण करता है, उसी को पोषण कहते हैं। जो मनुष्य पोषक तत्व को ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो ये जैव प्रक्रिया, ये क्या है? ये पोषण। जैव मतलब जो जीवित प्राणी है। जीवित प्राणियों के द्वारा जीवन जीने के लिए जो काम किया जाता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अब पोषण जैव प्रक्रम है कि अजैव प्रक्रम है? जैव प्रक्रम, क्योंकि पोषण जो है जीवित जंतु ही करता है। कोई एक कलम या कॉपी पोषण नहीं करता है। जबरदस्ती खिलाओगे तो खो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। श्वसन किसे कहते हैं? मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। और श्वसन के दौरान ग्लूकोज का क्या होता है? विखंडन होता है। ग्लूकोज का क्या होता है? विखंडन। उत्सर्जन किसे कहते हैं? मनुष्य के शरीर से अपशिष्ट गंदे पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। परिवहन किसे कहते हैं? ये वायु का परिवहन है। उसका क्या कहते हैं? ज्योग्राफी का परिवहन अलग होता है, हम लोग कल पढ़े थे। वायु का परिवहन, मनुष्य के शरीर में जितने भी खाद्य पदार्थ है, मनुष्य के शरीर में जितने भी खाद्य अर्थात पोषक पदार्थ है, पूरे शरीर में एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। यानी मनुष्य के शरीर में जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, पोषक तत्व हैं, उनको पूरे अंगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। जैसे हम लोगों ने ग्रहण किए विटामिन कहाँ जाएगा? फेफड़ा को भी जाएगा, ब्लड से जाएगा तो ब्लड से जाएगा, पहले पेट में जाएगा, पचेगा, ब्लड के माध्यम से पूरा सभी को देगा। ले फेफड़ा, तू ऐसे करने विटामिन ले रे किडनी तू हुला ले कनेसन, रे दिल न देवो तो धड़का भाई ना बन हाजी तो दिक्कत छो। तो सबको आराम से देने का काम क्या होता है? परिवहन होता है। तो समझ गए पोषण समझ गए, श्वसन समझ गए, उत्सर्जन और परिवहन समझ गए। ज़्यादा दिक्कत होगा 2 बार 3 बार रिपीट करके समझ जाना। हम पोषण बता दें फिर भी पोषण देख लो। पोषण वह विधि है जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है। पोषण वह विधि है जिसके द्वारा मानव या कोई भी जीव कुछ पोषक तत्वों को ग्रहण करता है और ग्रहण कर उसका उपयोग करता है। उसके क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। और क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक, जो फंस गया है ना, पोषण कहते हैं।
अब पोषण जीवों में मुख्यतः पोषण की तो दो विधियाँ हैं। कितनी विधियाँ हैं? दो। पोषण की कितनी विधियाँ हैं? दो विधियाँ हैं। ठीक है, पोषण की कितनी विधियाँ? दो विधियाँ। अब पोषण की जो है दो विधियाँ हैं, तो एक स्वपोषण, एक परपोषण। स्वपोषण, एक परपोषण। अब स्वपोषण किसे कहते हैं और परपोषण किसे कहते हैं? देखो, स्वपोषण ये तो पूरा मिटिया गया है, फीका करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, कम में रखते हैं। एक स्वपोषण, एक परपोषण। ठीक है, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण किसे कहते हैं? अब वो समझो, इस प्रकार के पोषण में जीव जो भी जीव होता है वह भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर वह अपना भोजन स्वयं बनाता है। इस प्रकार के पोषण वाले जीव, जो जीव अपना भोजन करने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर न रह करके वो खुद बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। या खुद संश्लेषित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। ये स्वपोषण एक ही होते हैं, हरे पेड़ पौधे और शैवाल। हरे पेड़ पौधे और शैवाल क्या है? स्वपोषण जीव या स्वपोषी जीव है। स्वपोषण किसे किए वो अलग चीज़ है और स्वपोषी अलग है। ठीक है, स्वपोषण मतलब जो अपना भोजन खुद बनाता है, मतलब या जो अपना भोजन खुद बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्वपोषण। अब भोजन खुद से भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्वपोषण। और जो खुद से भोजन बनाता है उसे कहते हैं स्वपोषी। उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी। पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषण या स्वपोषी जीव कहते हैं। तो बोल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर अब स्वपोषी जीव कौन होते हैं? सभी हरे पेड़ पौधे। सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। इन पौधों में एक प्रकार की रचना, मतलब एक प्रकार की चीज पाई जाती है जिसे हरित लवक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जिसके चलते हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट के चलते पत्ते क्या होते हैं? हरे होते हैं। क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक, या इसको पर्ण हरित भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुछ घुमाकर पूछेगा कि किसके कारण, अगर क्लोरोफिल ऑप्शन में नहीं रहेगा तो हरित लवक रहेगा, मार देना। हरित लवक ऑप्शन नहीं रहेगा तो क्लोरोप्लास्ट रहेगा, तो ऑप्शन में मार देना। इन कहने का मतलब है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट या और पर्णहरित या क्लोरो रहने के चलते पत्तों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक कौन पोषण पढ़ा? स्वपोषण। अब पढ़ते हैं परपोषण। अब ये परपोषण क्या है? पर मतलब दूसरा, तो ये पोषण उस प्रकार या इस प्रकार के पोषण में होता है जो जीव स्वयं भोजन संश्लेषित ना करके, मतलब खुद से भोजन ना बना करके अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहता है, किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, उसे क्या कहते हैं? परपोषण। परपोषण में मनुष्य आ जाता है, जानवर, कीड़े मकोड़े इत्यादि, ये सब परपोषण की दृष्टि में आ जाते हैं। इधर ये स्लाइड में इधर है। परपोषण से अपरपोषी किसे कहें? परपोषण प्रक्रिया है। परपोषण क्या है? एक प्रकार क्या? वैसे जीव जो भोजन, मतलब भोजन खुद ना बना करके किसी दूसरे की सहायता से ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? परपोषण। और जो ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। तो पोषण की वैसे विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उसे परपोषण कहते हैं, और वैसे जीव को परपोषी कहते हैं। समझ में आ गया? यानी जो जीव, हम हुए परपोषी, हम क्या हुए? परपोषी। और जिसके द्वारा पोषण ग्रहण करते हैं उसको क्या कहते हैं? वो क्या हो गया? परपोषण। यानी हम दूसरों के द्वारा भोजन ग्रहण किए, वो परपोषण हो गया। और हम क्या हो गया? परपोषी, यानी पेट पोषी। याद रखना है ना। दूसरे के द्वारा पेट पोषे जी, खुद कमावा जाए, घर में बैठे बैठे देखा जाए। जैसे मनुष्य क्या? परपोषी है। जानवर क्या? परपोषी है। कीड़े मकोड़े क्या? परपोषी है।
ठीक है। अब परपोषण भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? परपोषण भी 3 प्रकार के होते हैं। आप लोग बदमाशी नहीं करोगे तो हम चाहेंगे ना दोबारा सिलेबस में बहुत मजबूत है, जो छूट फूट होगा उसमें भी कंट्रोल, लेकिन आप लोग जोकड़े करते हो। खासकर रबिया जो रहता है वो बहुत बदमाश है। तो एक मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। मृतजीवी यही समझ जा, नहीं तो आगे स्लाइड में समझते हैं, ठीक है। तो मृतजीवी पोषण क्या है? इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित पदार्थों के रूप में अवशोषित करता है। वैसे जीव जो अपना भोजन सड़े गले या मृत जीवों से पदार्थ से प्राप्त करता है उसे क्या कहता है? मृत जीव। जैसे गोबर, छत्ता और कवक। अगर एग्जाम में पूछ ले निम्नलिखित में से कौन मृत जीवी है, तो गोबर, छत्ता और कवक, ठीक है। ये तुम्हारा कौन है? मृत जीवी। अब एक आता है मृत जीवी को आप घटक कहते हैं। एग्जाम में पूछ ले मृत जीवी को क्या कहते हैं? आप घटक कहते हैं। मृत जीवी पोषण करने वाले जीव मृत जीवी कहलाते हैं। शॉर्टकट में अगर बोल दोगे कि मृत जीवी किसे कहते हैं, तो मृत जीवी पोषण करने वाले को मृत जीवी कहलाते हैं। अनेक, जैसे इनके अनेक उदाहरण कवक, बैक्टीरिया तथा प्रोटोजोआ ये विधि में आते हैं। तो एग्जाम में पूछ ले मृत जीवी में कौन आते हैं? गोबर, छत्ता, क्या बोलते हैं? गोबर, छत्ता, कवक और बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हिंदी में क्या कहते हैं? जीवाणु, ठीक है। जीवाणु और कुछ प्रोटोजोआ। एग्जाम में पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन मृत जीवी का उदाहरण है? गोबर, छत्ता, कवक, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, ये सब क्या है? मृत जीवी का उदाहरण है। अब इसमें आता है परजीवी। पर मतलब दूसरा, जीव मतलब कोनो जीव। वैसा जीव जो किसी के शरीर में कुछ समय के लिए रह करके या घर बनाकर भोजन करता है उसे परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी। देख लो, इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थाई मतलब उसके साथ रह करके, या अस्थाई मतलब कुछ समय के लिए रह करके उससे भोजन प्राप्त करता है उसे परजीवी कहते हैं। जैसे गुड़िया के माथा में ढीलो है ना, यह पोषण कवक, जीवाणु, कुछ पौधे भी, जैसे अमरबेल। अमरबेल क्या है? परजीवी है। अमरबेल क्या है? परजीवी है। आप लोगों का सब ऑब्जेक्टिव क्लियर कर देंगे एक तरफ से, बढ़िया से सिर्फ सुनते जाओ। यह पोषण कवक, जीवाणु, ये कवक क्या है? परजीवी भी है, जीवाणु परजीवी है। अमरबेल तथा कई, अमरबेल क्या है? पौधा है। अमरबेल क्या है? एग्जाम में पूछ लिया ऐसा पौधे का नाम बताया जो परजीवी है, मतलब दूसरे जीव को खाता है। इस ऐसा पौधे का नाम बताइए जो किसी दूसरे जीव, कीड़े मकोड़े को खाता है, तो परजीवी। एक तो हम एक्स्ट्रा बताए थे घटपर्णी। क्या बताए थे? घटपर्णी। कई जंतु जैसे गोल कृमि। अब गोल कृमि मतलब पेट में जो रहे है ना, वो क्या है? वो कुछ समय तक रहे, दबा दबा खाई से निकली बाहर बचल दी, वो गोल कृमि। टैपवर्म, मलेरिया, परजीवी आदि ये पाया जाता है, ठीक है। ये सब क्या परजीवी है? क्या है? परजीवी द्वारा ग्रहण भोजन कार्बनिक पदार्थ सामान्य तरल रूप में रहते हैं। ये ठोस ने अपना सब रोटी ले जाए, कड़ा कड़ा पदार्थ खाई जाए। परजीवी की है तरल मतलब पतला पदार्थ, ढीलो जैसे की कही जाए, मथा खाई जाए कि खून पिए जाए, ये क्या है? परजीवी है। तो एक बात बताओ, मच्छर कौन है? परजीवी है। मच्छर क्या है? परजीवी, क्योंकि वो खून चूसते हैं। जो भी पतला चीज पीने वाला जो होगा वो क्या होगा? परजीवी। हम भी परजीवी है, कभी कोई दूध भी पतला पी लेते हैं, किसी का खूनो चूस लेते हैं, क्या रे न चूसता है। ब्याह शादी में होता है तो क्या होता है, जो ब्याह शादी जिसका होता है अगर दूल्हा कहे हमें बहुत मोटेलो रही है ना, जहिया ब्याह लो जा हमार कनिया हमार खून चूसी चूसी पी लेल है, हम पतला भैला है। अब एक होता है प्राणी सम। क्या होता है? प्राणी सम। प्राणी सम मतलब प्राणियों के द्वारा या प्राणियों को ही खा लेता है। प्राणी मतलब जीव जिसमें जान हो, जिसमें क्या, या प्राणियों के द्वारा प्राणियों को ही खा जाता है। जैसे देखो सुन लो, वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि ग्रहण करता है उसे प्राणी संपोषण कहता है। इस प्रकार के पोषण सामान्यतः जंतुओं में पाया जाता है। इस प्रकार के जंतु जैसे मेंढक को इंसानों खा लेता है, खाता है ना रे। मेंढक को इंसान भी खा लेता है और मेंढक कीड़ा मकोड़ों को भी खा लेता है। सटाक से जीभा निकाले, फटाक से अंदर डाल। उसके बाद मनुष्य के द्वारा भोजन ग्रहण करता है और मनुष्य मछली को खा लेता है ना। बड़का खस्सी खा करके वो मैदान कर देता है। गाय है ना,
बकरी 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 हो गया है, बकरी होगा, क्या होगा? बकरी। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है तो इससे आप लोग घबराने वाली बात नहीं है। प्राणी संपोषण करने वाले प्राणी समभोजी कहलाते हैं। भोजी नहीं, प्राणी समभोजी कहलाते हैं, यानी भोजी भोजी खा लीजिए। अमीबा पैरामीशियम प्राणी संपोषी, एग्जाम में आ जाएगा। अमीबा और पैरामीशियम कौन पोषण है? प्राणी संपोषी है, क्योंकि अमीबा और पैरामीशियम जो है प्राणी संपोषी है, ये सीधे निगल जाते हैं। मेंढक भी वही सब है। कुछ ज्ञान वाली बात है, पर लेकिन इधर हो गया ना, हो गया। अब कुछ ज्ञान वाली बात है, तो कहाँ से चला जाए ज्ञान वाला? महत्वपूर्ण ज्ञान, हाँ यहीं से स्टार्ट है। कुछ ज्ञान करने वाले योग। अरे किधर गए हो बे, लगता है बड़का टैब लेना पड़ेगा। महत्वपूर्ण ज्ञान, कोशिश करते हैं, आगे देखते हैं। कोशिकाएं सभी जीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यह कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान है जो जरूरी है पढ़ाई के साथ साथ। कोशिका या रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका। ठीक है, कोशिकाओं के समूह से उत्तक बनता है। क्या बनता है? कई कोशिका मिलकर के उत्तक बनता है, कई उत्तक मिलकर के अंग बनते हैं, कई अंग बन करके अंगतंत्र बनते हैं, और कई अंगतंत्र मिलकर के मानव का निर्माण होता है। अब आदमी कैसे बना? ये हुआ, आदमी कैसे बना? पहले कोशिका आया। क्या आया? कोशिका। उसके बाद कई कोशिका मिलकर के उत्तक बना। क्या बना? उत्तक। एग्जाम में पूछ लिया मनुष्य का निर्माण कैसे हुआ, मनुष्य आदमी कैसे बना? तो पहले कोशिका आया। क्या बना? कोशिका। कोशिका, कई कोशिका मिलकर क्या बना? उत्तक बना। कई उत्तक मिलकर के क्या बना? आँख, मुख, नाक, कान, अंग बना। अंग बन करके कई अंग तंत्र बने। क्या बने? उसमें सिस्टम चलाने वाले, नाक को चलाने वाले, कान को चलाने वाले, वो बने। कई वो अंग तंत्र मिलकर के तब जीव का निर्माण हुआ। ठीक है, और यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें इस जगह पर है नहीं, ये स्लाइड पढ़ के है शायद, हाँ ये पढ़ करके है, बाद में इसको देखा जाएगा। अब आता है प्रकाश संश्लेषण क्या है ना। पेड़ पौधों की भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण, खेला खत्म, और कुछ नहीं बकना है। पेड़ पौधे की भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। जिस प्रक्रिया द्वारा लड़बड़ा जाता है, जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, उस मूलभूत प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य का प्रकाश लेते हैं, क्लोरोफिल लेते हैं, CO2 और H2 की मदद से भोजन तैयार करते हैं। समझ में आ गया? यह संभवतः हरे पेड़ पौधे में ही होता है। यह ज़्यादा क्या प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? हरे पेड़ पौधे में ही हो सकता है। कुछ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते, वो मृतजीवी या परजीवी कहलाते हैं। क्या हम लोग प्रकाश संश्लेषण करते हैं? नहीं, इसलिए हम मृतजीवी या परजीवी करें। तो मरलो है या तो परजीवी है, तो हम लोग प्रकाश है। जैसे गोबर का छत्ता कौन है? मृतजीवी है। अमरबेल का पौधा क्या है? परजीवी है। एक ही चीज़ बार बार समझ में आएगा, पढ़ना है। ठीक है, बढ़िया से देखो समझो। अब प्रकाश संश्लेषण तो हुआ, यानी पेड़ पौधे भोजन बनाया प्रकाश संश्लेषण की, प्रकाश की उपस्थिति में। और इस बनाने के लिए कितने चीज़ की जरूरत पड़ती है? 4 आवश्यक पदार्थ की जरूरत पड़ती है। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं घर में, तो जारन की अवस्था पड़े जी, है ना, आरा सब सामान के। तो पेड़ पौधे भी अपना भोजन बनाते हैं, तो क्या बोले रे छलनी तो मत है। सूर्य का प्रकाश क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश, पर्णहरित या क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा H2O एवं खनिज लवण, ये सब हम लोगों को चाहिए। कुछ याद रखने वाली बात है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में होता है। प्रकाश संश्लेषण विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। प्रकाश रासायनिक ऊर्जा में क्या होता है कि वो विकिरण जो किरण आती है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन अपना जो द्वारा बना भोजन स्टार्च या मंड कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण जब बनता है तो उससे क्या बनता है? स्टार्च या मंड बनता है। प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन मिलता है। क्या मिलता है? उत्पाद के रूप में हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। इस जगह पर आ रहा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहा है जी।
ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में ही होती है, रात में नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है, रात में नहीं होती है। रात में क्यों नहीं होती है? क्योंकि सूरज का प्रकाश नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन से संतुलन बना रहता है। एग्जाम में पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा किसका संतुलन बना रहता है? तो ऑक्सीजन का संतुलन बनाता है। पेड़ पौधे, है ना। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में होती है। कहाँ होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अंत कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। एग्जाम में पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं? तो पत्तियों को। एवं हरित लवक को प्रकाश का संश्लेषक कहते हैं। क्यों कहते हैं? पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहते हैं? पत्तियां जो प्रकाश को क्या करती है? ग्रहण करती है। और हरित लवक प्रकाश का अंगक कहा जाता है। और उसमें अंदर में क्या पाया जाता है? हरित लवक। और हरित लवक प्रकाश को क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। प्रकाश संश्लेषण, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण अंग और हरित लवक को प्रकाश का संश्लेषित अंग कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो प्रकाश यानी ये पेड़ पौधे क्या मुक्त करते हैं? ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। पत्तियों की बाहरी त्वचा में रंध्र और स्टोमेटा पाया जाता है। यानी एग्जाम में पूछ लेगा कि पत्तियों की बाहरी त्वचा में क्या? रंध्र मतलब छिद्र और स्टोमेटा पाया जाता है ना। इन्हीं रंध्रों के द्वारा पत्तियां CO2 ग्रहण करती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि किसके द्वारा जो है पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं? तो पत्तियों में रंध्र के द्वारा। रंध्र कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। और रंध्र CO2 को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को छोड़ती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधों का रंग महत्व नहीं रहता है। पौधों का रंग उतना महत्व नहीं रहता है, केवल उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। पौधा का रंग महत्व नहीं होता है। पौधा कोई भी कलर का हो जाता है ना, लालो पीला हो जाता है, लेकिन उसका सिर्फ पत्ती जो होता है हरा होता है। देखो फूल क्या होता है? लाल पीला हो जाता है, लेकिन पत्तियां सिर्फ क्या होती है? होता है। पेड़ भी क्या होता है? कुछ लाल कलर का हो जाता है। कई पेड़ पौधे को ऐसे काटोगे तो अलग टाइप का रस उजला निकलता है, मतलब लाल भी टाइप का निकलता है। तो क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की इकाई को क्या किसे कहते हैं? क्लोरोफिल को। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 चरणों में होती है। कितने चरणों में होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कितने चरणों में? 2 चरणों में होती है। एक प्रकाशीय अभिक्रिया तथा दूसरा अप्रकाशीय अभिक्रिया। ठीक है। आप थोड़ा सा अमीबा के बारे में पढ़ लेते हैं। अमीबा, ये हमारे अमीबा जी हैं। ठीक है, अमीबा जी। तो अमीबा क्या है ना। अमीबा अपना भोजन ग्रहण कैसे करता है? इस प्रकार का एग्जाम में आता है। अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी है, क्योंकि ये भी प्राणी संपोषी है, क्योंकि ये प्राणियों के द्वारा किसी को भक्षण करता है, कीड़े मकोड़ों को खाता है। यह एक मृदु जलीय है। कौन जलीय है? मृदु जलीय। और एक कोशिकीय व अनिश्चित आकार है। एग्जाम में पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किसका आकार निश्चित है? किसका निश्चित है बोले, है ना। इसका तो अनिश्चित है। मनुष्य का आकार निश्चित आकार निश्चित है, वो भी तो बढ़ता रहता है ना। तो निर्जीव पदार्थ का आकार निर्जीव पदार्थ का आकार क्या होता है? निश्चित होता है। और जितने जीव जंतु क्या होता है उसका आकार। लेकिन अमीबा एक ऐसा जीवित पदार्थ है जिसका आकार अनिश्चित होता है, बदलता रहता है। तो पूछेगा अमीबा कैसा प्राणी है, कैसा जीव है? प्राणी संपोषी। अमीबा कैसे जलीय है? मृदु जलीय। अमीबा कितने कोशिकीय है? 1 कोशिकीय। अमीबा का आकार क्या होता है? अनिश्चित। वो हो गया। उसके बाद इसका आकार कुटपातों के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। तो आगे पूछ लेगा कि अमीबा का जो आकार किसके कारण बदलता है? तो कुटपातों के द्वारा। कुटपात क्या है? एक प्रकार का उंगली जैसा संरचना है। ठीक है। यह कुटपातों की मदद से अपना भोजन करता है। तो एग्जाम पूछ लेगा कि अमीबा अपना भोजन किसके मदद से करता है? कुटपातों के द्वारा। अमीबा का भोजन शैवालों के छोटे छोटे टुकड़े। अमीबा का भोजन, एग्जाम पूछ लेगा अमीबा क्या भोजन करता है? तो शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े को करता है। बैक्टीरिया यानी जीवाणु का करता है। डायटम करता है। अन्य छोटे कोशिकीय जीवों को भी अपना भोजन ये बनाता है। रोटी दाल नहीं खाता है। ठीक है। मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े को ये अपना भोजन बनाता है। अमीबा में पोषण 3 माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? 3 माध्यम से। कितने? 3 माध्यम। पहला अंतर्ग्रहण, पहला भोजन को अंदर डालता है, उसके बाद भोजन को पचाता है, उसके बाद बाहर निकाल देता है ना। क्या करता है? बाहर निकाल। अमीबा भोजन को 3 माध्यम से करता है। अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण। यानी भोजन को पहले अंदर करता है, उसको बाद पचाता है, उसके बाद बाहर कर देता है। तो हम लोग कितने प्रकार के करते हैं? हम लोग भी
हम लोग 3 प्रकार के, पहले भोजन अंदर लेते हैं, उसके बाद पचाते हैं, सुबह डिब्बा लेकर चले जाते हैं। ठीक है। अमीबा में पाचन कहाँ होता है? भोजन रसधानी में होता है। और हमारा पाचन 2 जगह होता है, एक मुख में और एक छोटी आंत में। मनुष्य का पाचन कहाँ होता है? 2 जगह, एक छोटी आंत में, एक मुख में। लेकिन अमीबा का पाचन क्या होता है? रसधानी में। कहाँ होता है? रसधानी में। अब रसधानी में क्या है ना? रसधानी में, क्योंकि वहाँ से एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है? एंजाइम। हमारे मुंह में पाचन क्यों होता है? क्योंकि हमारे मुंह से जो है एंजाइम निकलते हैं, लार निकलते हैं, है ना। लार से पूरा रोटी को सान तान करके बुढ़वा सब क्या करता है? गलभाई कर करके पूरा लेयर बर लगा करके उसमें पचा देता है। अमीबा में अपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने का कोई निश्चित स्थान नहीं है। ठीक है। अमीबा एक ऐसा जीव है, उसका हम लोगों का तो सबका स्थान है निकालने का, लेकिन अमीबा में कोई निशान है। मुखे दले हक देगा, टांगे दले हक देगा, कहीं से निकाल देगा। ठीक है। अच्छा बताओ, ऐसा कौन सा जीव है जो अपना निष्कासन मुंह से करता है? चमगादड़। ये पढ़ा चुके हैं। और मुंह से ही बच्चा भी देता है। और ये ऐसा जीव है, ये उल्टा सोता है। आप लोग देखना, चमगादड़ जो कैसे लटका रहता है? सीधा नहीं लटका रहता है, उल्टा लटका रहता है। ये उल्टा ही सोता है, ऐसा प्राणी है। तो ये अपना बच्चा जो है मुखे द्वारा देता है। कौन? चमगादड़। ठीक है। और भी जानकारी है क्या? हाँ, आप थोड़ा सा किधर आ गए? भूख लगी। किसको भूख लगा? पैरामीशियम। अमीबा पढ़े, पैरामीशियम पढ़ लो। पैरामीशियम एक चप्पल की आकृति का जैसा होता है। कैसा होता है? चप्पल देखे हो ना? है ना? क्या नंबर का? 10 नंबर। इसलिए कहा जिसको पढ़ना यहाँ रुकोगे, दिमाग में दबा के। ठीक है, सुनोगे। पैरामीशियम यह एक प्राणी संपोषी है। पैरामीशियम क्या है? ये भी प्राणी संपोषी है। और ये एक कोशिकीय जीव है। क्या है? एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की भांति, यानी अमीबा की तरह ही ये पैरामीशियम भी मृदु जलीय प्रोटोजोआ है। अमीबा जिस प्रकार है वो भी ये क्या है? पैरामीशियम। लेकिन इसका आकार निश्चित होता है। अमीबा का आकार अनिश्चित होता है, वो बदलता रहता है। इधर से हाथ निकालेगा, उधर से टांग निकालेगा, मतलब निकालता रहता है। लेकिन इसका आकार निश्चित है, चप्पल की आकृति का होता है। इसका शरीर में प्रचलन अंगक सिलिया होती है। और इससे जो है ऐसे देखो, ये है चप्पल जैसा है, दिखाई दे रहा है ये चप्पल जैसा। इससे थोड़ा सा ऐसे निकलता है, ऐसे निकलता है। ठीक है। क्या निकलता है? चप्पल की तरह निकलता है। मतलब इसमें थोड़ा सा इसका आकार निश्चित होता है। इसका आकार क्या होता है? निश्चित। एग्जाम में ऑप्शन दे देगा अमीबा, है ना, और सब ऑप्शन दे देगा किसका आकार निश्चित होता है। तो क्या होता है? पैरामीशियम। किस आकार का होता है? चप्पल का आकार। इसका शरीर प्रचलन अंगक सिलिया से ढका होता है। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के निश्चित स्थान से होता है। इसका एक निश्चित स्थान है, लेकिन अमीबा से निश्चित, ना हगने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना। ठीक है। तो पैरामीशियम का निश्चित स्थान है, निश्चित एक स्थान है। अंतर्ग्रहण शरीर के निश्चित स्थान से होता है। और कोशिका मुख कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? कोशिका मुख कहते हैं। और साइटोस्टोम कहते हैं। अब अमीबा अपना भोजन किससे पकड़ रहा था? कुटपात के द्वारा पकड़ता है, फिर खाता है। कोई निश्चित स्थान है, लेकिन इसका स्थान है निश्चित है। और जिसको कोशिका मुख कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका मुख। और साइटोस्टोम भी कहते हैं। नहीं, ये नीचे से ऊपर जाएगा। हम लोगों ने अब आप पढ़ेंगे मनुष्य का पाचन तंत्र। क्या पढ़ेंगे? मनुष्य का पाचन तंत्र। मनुष्य में पाचन कैसे होता है? तो मनुष्य का पाचन तंत्र, तो मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी, मतलब उच्च जात के श्रेणी जंतु में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं। सही बात है। मनुष्य तथा मनुष्य थोड़ा उच्चा प्राणी सब भोजन को पचाने के लिए विशेष अंग होते हैं। हमारे शरीर में भोजन को पचाने के लिए विशेष अंग होता है, जो आहार नाल कहलाता है। क्या कहलाता है? आहार नाल। क्या कहलाता है? आहार नाल। आहार जाना चाहिए, जगरा में आहार रहे छे। आहार यहाँ से लेकर के पेट तक रहता है, उसको आहार नाल कहते हैं। विशेष अंग है। तो हमारा भोजन किससे होता है? किसमें होता है? आहार नाल के माध्यम से करते हैं, यानी मुख के माध्यम से नहीं करते। मुख काट देंगे तो छेद रहेगा, फिर भी आराम से भोजन चला जाएगा।
आहार नाल से संबंध पाचन ग्रंथियां पाई जाती है। आहार नाल में क्या पाई जाती है? पाचन ग्रंथियां। आहार नाल के माध्यम से हम अपना भोजन ग्रहण करते हैं। मान लो मुख है ही है, यहीं काट देते हैं, पाइप निकाल लेते हैं, अब मुख में खाया जाएगा? अंदर जाएगा नहीं। तो हमारा जो है मनुष्य तथा उस श्रेणी के जितने भी जंतु पाचन करने की एक विशेष अंग होते हैं, जो जिसे क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। और यही आहार नाल में क्या पाया जाता है? पचाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं, कुछ ग्रंथियां पाई जाती है, पाचन ग्रंथि। और पाचन ग्रंथि पाचन क्रिया में मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। ये पाचन ग्रंथि क्या है? पाचन ग्रंथि का काम क्या है? पाचन ग्रंथि का काम है कि भोजन को पचाने के दौरान कुछ पाचन तंत्रों का निर्माण करना। ठीक है। उसके बाद आहार नाल। अब आहार नाल कैसा होता है ना? आहार नाल घोकचेलो रहे जे, कुंडली जुगुर पेटो में कैसे ना लड़ाई झगड़ा है जे, अगर भोटी जो है बड़ी घोकचेलो बोले जे कि बहुत भीतरिया है पेट में घाज। तो आहार नाल यह एक कुंडली रचना है। कैसी रचना है? कुंडली रचना, जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर तक। अगर पूछेगा कि ये सब पूरा आराम से लिखते जाओगे ना, बस कोई टेंशन नहीं है। ये 8 से 10 मीटर होती है। यह मुख गुहा से शुरू होकर के मलद्वार तक रहता है। मुखों से स्टार्ट करके मलद्वार तक इसका स्थान रहता है। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। तो आहार नाल का पहला भाग को क्या कहते हैं? मुख गुहा। यह ऊपरी तथा निचली जबड़ा होगा सर, हाँ, यह ऊपरी तथा निचली जबड़े से घिरा होता है। सही बात है। आहार नाल है, यहाँ से यहाँ तक अंदर में है यहाँ पर, और ये ऊपर वाला जबड़ा और नीचा जबड़ा से घेरा होता है। मुख गुहा में जीभ होता है, वो तो सबको पता है। मुख गुहा केकरा कहे? मुख हो गया गुफा, मुख गुहा। तो उसमें जीभ तथा दांत होते हैं। क्या होते हैं? जीभ तथा दांत होते हैं। क्या दांत है जे? 32। तेरा क्या दांत है? तो क्या साल ले लो तेरे? 15 साल। तोरा 28 का दांत होता है, ऐज नहीं है। ठीक है। तो मुख गुहा में क्या पाया जाता है? जीभ तथा दांत पाया जाता है। हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां। और ये लाल ग्रंथि निकलने वाला सबसे एंजाइम टाइलिन होता है। क्या निकलता है? टाइलिन निकलता है। हमारे मुख से कौन ग्रंथि निकलता है? मतलब टाइलिन निकलता है। कौन चीज निकलता है? टाइलिन एंजाइम निकलता है, और भोजन को पचाने में स्टार्ट करता है। तो हमारे मुख में भोजन काहे पच जाता है? उसमें 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है, जिसमें उससे क्या निकलता है? टाइलिन निकलता है। वही टाइलिन भोजन को क्या करता है? पचाता है। टाइलिन क्या करता है? भोजन को पचाने के बाद कार्बोहाइड्रेट में बना देता है। क्या बना देता है? कार्बोहाइड्रेट। तो हम जो भोजन खाते हैं उसमें किसका पाचन होता है? मुख में कार्बोहाइड्रेट का। किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट। जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं। आप लोग जीभा देखे हो? नहीं देखो तो निकालो, तो पकड़ करके बताते हैं, पढ़ाते हैं। निकाले करिया जीभ। आप देखो जीभ में क्या होता है? किसी का जीभ कभी काला दिखाई देता है, ये कारण है, आप लोगों को बताएंगे आगे। किसी का गुलाबी दिखाई देता है, किसी का जीभा में झाली जैसा होता है, वो बीमारी का लक्षण है, वो बीमारी को दर्शाता है। किसी का करिया, किसी का जीभा गुलाबी, किसी का जीभा उजरा, किसी का असली जीभा हल्का गुलाबी पीला, जिसका वो क्या कहते हैं, वो कपड़ा पहने थोड़ा सा, वो स्वस्थ इंसान होता है ना। इसका करिया है तो इसके अंदर इसको बीमारी है, इसको पैखाना बढ़िया से नहीं होता होगा। चाय पीते हैं इसीलिए, गरम चाय। जीभ के ऊपरी सतह पर कोई छोटे छोटे अंकुर होता है। जीभा में छोटा छोटा रंग रहे है ना, इसे स्वाद कलिया कहते हैं। स्वाद ले वाला की कहे? स्वाद ले वाला। आप जहिया कहे अंकुर जुकुर रंग जीभा में निकली जाए छे, स्वाद कते अच्छा स्वाद लागे छे, कुछ दे छे त हां धरे कड़वा लगे। सब चीज का कड़वे स्वाद। क्या रे? सही बात है। स्वाद। अच्छा, वो वह जो निकल रहा जोकरा की कहे? स्वाद कलिया। जिसका जीभा प्लेन होता है ना, उसको स्वाद नहीं लगता है। थोड़ा थोड़ा कना कना काटो काटो रह जाए, ओकरा स्वाद ढेर लागे। इन्हीं स्वाद कलियों के द्वारा भोजन मीठा, खारा, खट्टा और कड़वा लगता है। अभी याद आ गया कि जीभ के बारे में नहीं पढ़ाए थे, है ना? नहीं पढ़ाए थे, छुट्टी ये गया था। तो हमारे मुंह में क्या पाया जाता है? जीभ और दांत पाया जाता है। जीभ का काम क्या है? स्वाद लेना, और जिसके द्वारा स्वाद लिया जाता है उसको स्वाद कलियां कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वाद कलियां। क्या प्रकार का स्वाद? मीठा, खारा, खट्टा, कड़वा आदि का ज्ञान होता है। कड़वा लगे गला, मुँह झरकी गला। दांत, ये इसका प्रकार होता है। दांत के बारे में सबसे अगला भाग मीठा बताता है। सबसे लास्ट वाला भाग
सबसे ऊपर वाला लहसुन प्याज का कड़वा बुझाता है। पहला का भाग तुम्हारा ये हो जाएगा मीठा, बीच का भाग तीखा, उससे ऊपर वाला भाग खट्टा, है ना। क्या बताएगा? खट्टा। सबसे लास्ट वाला लहसुन गंध वाला जो होता है वो सब का आता है। अब दांत के बारे में पढ़ लेते हैं। दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है वो जड़ कहलाता है। की कहे जे मसूड़ा में धसलो रहे निचलो भाग की कहे जड़, नीचे का भाग क्या कहलाता है? जड़। कहे जड़ा से अलगी गिलो तो जड़ कहलाता है। वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला होता है उसे सिर या शिखर कहते हैं। एग्जाम में पूछ लेगा कि दांत का ऊपरी हिस्सा को क्या कहा जाता है, तब कहोगे टारगेट में है ये नहीं है, सर जी तुम्हें लिखेबे नहीं के आउट ऑफ सिलेबस, है ना। तो ऐसा बात नहीं है। निचले भाग को क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। ऊपरी ऊपर वाला दांत का भाग क्या कहते हैं? सिर या शिखर कहते हैं। समझ में आ गया? अरे मान लो कि दांत होता है, दांत उखाड़ते निचकरो रंग लंबा लंबा रहे ओकरा की कहे जड़, और जरा में देखिए नस जुगुर लगलो रहे और ऊपर करो भाग जे रहे ओकरा की कहे शिखर। जड़ तथा शिखर के बीच वाला भाग गिरवा कहलाता है। अब बीचों में एक भाग है जे, ये तो बगल बगल रंग हेलो, अब बीचों में जो खदा जुगुर रहे जीवा तो वो उसको क्या कहते हैं? गिरीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? गिरीवा या गर्दन कहते हैं। प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा होता है। मज्जा गुहा, अंदर में छेद होता है और वो छेद के अंदर में खून होता है, ब्लड होता है, उसी को क्या कहते हैं? मज्जा गुहा। क्या कहते हैं? मज्जा गुहा। ठीक है। अब जिसके ऊपर दांत अस्थि और डेंटाइन होती है। क्या होती है? डेंटाइन, जो दांत का अधिकांश भाग तैयार करती है। तो दांत किससे तैयार होता है? डेंटाइन से। इसलिए दांत के डॉक्टर को डेंटिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंटिस्ट। यह हड्डी से अधिक मजबूत होती है, पीले रंग की होती है। क्या होती है? इसमें जो ऊपरी परत होती है पीले रंग की होती है, अधिकांश भाग पीले रंग की होती है। डेंटाइन के ऊपर इनामेल होता है। क्या होता है? इनामेल। और ये सबसे कड़ी परत होती है। तो हमारा दांत जो है किससे बना होता है? इनामेल से बना होता है। ये दांतों को क्या करती है? सुरक्षा देती है। क्या करती है? सुरक्षा। तो हमारा दांत किससे बना होता है? इनामेल। और दांतों में 0% पानी पाया जाता है। कितना परसेंट? 0%। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का इनामेल होता है। एग्जाम में पूछ लेगा मानव शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का क्या होता है? इनामेल। ठीक है। दांत भोजन को क्या करता है? काटने तथा चबाने का काम करता है। दांत का काम क्या है? भोजन को काटने तथा चबाने का काम। एक वयस्क यानी एक जवान व्यक्ति के मुंह में 32 दांत होते हैं। जवान हट्टा कट्टा बढ़िया 32 दांत होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार है। कर्तनक और इंसाइजर, भेदक या कैनाइन, और अगर चवर्णक यानी प्रीमोलर, चवर्णक या मोलर। ठीक है। कितना मेहनत कर रहे हैं। दांतों में अम्लिया बढ़ जाने के कारण दांत खराब हो जाता है। दांत में अम्लीय मतलब दांत खट्टा होने के चलते दांत क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। इसलिए इसको दंत अस्थि क्षय कहते हैं। दंत अस्थि क्षय। इसलिए खट्टा पदार्थ नहीं खाना चाहिए। क्या करना चाहिए? खट्टा पदार्थ खाओ तो कोलगेट कर लेना, रात में खट्टा पदार्थ खा लेना और सो जाना। दांत मुख में ले निकली सड़ी दो। दांत के बारे में पढ़ लिए, जिह्वा के बारे में पढ़ लिए। अब उसके नीचे चलो ग्रसनी, है ना। ग्रसनी कहे कि एक बुढ़िया सब कहे एको ग्रास मुख में नहीं लेना है, एक भी ग्रास मुख में। तो ग्रसनी, ये ग्रसनी जहाँ भोजन जाने का जगह होता है। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है, जिसे फेरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरिंग्स कहते हैं। इसमें 2 छिद्र होते हैं। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ऐसे करके यहाँ सटा होता है, 2 छिद्र होता है। एक नाक वाला जगह पर एक जाने वाला, एक भोजन जाने वाला जगह, जिसको निगल द्वार जो गुलेट कहते हैं, जो आहार नाल के अगले भाग में ग्रासनेली में खुलता है। और एक होता है कंठ द्वार। एक क्या होता है? कंठ द्वार, जिसको ग्लोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोटिस। और जो श्वास नली यानी ट्रेकिया से खुलता है। ट्रेकिया का ही हिंदी नाम श्वास नली है। आप समझ गए? क्या पाया जाता है? ग्रसनी पाया जाता है। इस ग्रसनी में कितने छिद्र होते हैं? 2। पहले छिद्र को क्या कहते हैं? निगल द्वार, जिससे निगलने वाला काम करता है। एक होता है यानी आहार नाल को निगलने में काम करता है, खुलने। और कंठ द्वार, ये श्वास, कंठ द्वार में श्वास नली लगी होती है और ये ट्रेकिया में खुलता है। क्या खुलता है? कंठ द्वार एवं निगल द्वार के बीच एक पट्टी होती है। क्या होती है? यहाँ पट्टी होती है, ऐसे करके पट्टी होती है ना। रचना होती है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे करके देखो, मान लो ये है, ठीक है, ऐसे करके ढक्कन होता है, जिसे क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस कहते हैं। मनुष्य जब भोजन करता है तब यह पट्टी कंठ द्वार ढक जाती है।
मनुष्य भोजन करता है तो क्या होता है, भोजन वाला खुल जाता है और वो कौन सी होता है, सांस वाला रुक जाता है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है तो कहाँ चला जाता है ना, हमारे पेट में चला जाता है। मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन, मुख गुहा में लार पाया जाता है, लार से सनी का तो सब भोजन के रंग खाई जाए, आई चल जा अंदर चल जाए, वो चबाना चाहिए, जानवर जुग देना चाहिए, पूरा पेचाड़ी दे पकड़ी दे, तो इससे क्या होता है, भोजन जल्दी पचता है, बीमार कम पड़ोगे। मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के ग्रास में नहीं नली में पहुंचता है, ग्रास नली से होता हुआ भोजन अमाशय में पहुंचता है और ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। एग्जाम में पूछे कहाँ भोजन का पाचन नहीं होता है, यहाँ भोजन का पचता नहीं है, ये जो जहाँ से भोजन जा रहा है वहाँ भोजन का पाचन नहीं होता है। पहले भोजन कहाँ गया, निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुँचा, ग्रास नली से कहाँ गया, अमाशय में पहुँचा और ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। अमाशय में लगभग 4 घंटा भोजन रहता है। अब आ गए अमाशय में, फिर बोलता है खत्म करेंगे तब ना, इसको 3 पेज हुआ है, टोटल 10 पेज है। 10 पेज पढ़े हो, पौने घंटा पढ़ा दो। अच्छा ठीक है। अमावस्या यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है जो उदर गुहा के बाईं ओर होता है। अमाशय कहाँ होता है, उदर गुहा के बाईं ओर। हमारा पेट किस जगह पर रहता है, बायां बगल, इसलिए हमको खाते समय बायां बगल सोना चाहिए। दाहिना बगल सुतवा है तो भादे रंग उल्टी जितो जो भी खेबा उल्टी जितो तो गैस बन जातो, अलग भरवा का मैया गैस्ट्रिक भए गेलो, एसिडिटी। बायां बगल सोता है, कोशिश करो। देखो इंसान को 2 टाइप से सोना चाहिए, बायां बगल या तो ऐसे करके सो जाना चाहिए, और तकिया को यहाँ नहीं यहाँ लेना चाहिए। हाँ, सूर्य का अनुप्रस्थ दिशा में फैल जाती है। अच्छा ठीक है, आज का क्लास अमाशय, अगला दिन अमाशय से स्टार्ट रहेगा।